Hello dear students, this is Avinash Kishore present here with the second lecture of EMI. ठीक है, अब पहला लेक्चर आपने देख लिया, उसमें हमने बेसिक बातें की, कैसे फ्लक्स चेंज होता है, फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद EMI का रीज़न क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन मोशनल EMF. अब उसी टॉपिक से कंटिन्यूड एक क्वेश्चन है जो एक्चुअली में थ्योरी भी है. ठीक है, चलो, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने लेक्चर 1 में भी लिया था. उसमें क्या हो रहा था कि एक स्लाइडर इधर मूव कर रहा है और मूव करने के कारण इसमें फ्लक्स चेंज होता है और फिर EMF इंड्यूस होती है और फिर करंट फ्लो होने लग जाता है. क्वेश्चन इस बार ये है कि एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है और ये स्लाइडर खींच के ले जा रहा है ये फोर्स, तो आपको वेलोसिटी बताना है स्लाइडर का किसी भी t टाइम पे. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो कंसेप्चुअल है, इस पॉइंट को समझना है आपको. सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे EMF इंड्यूस होगी और वो मोशनल EMF की वैल्यू क्या होगी, मोशनल EMF की वैल्यू होगी BLV. ये हो गई BLV. ठीक है ना, BLV लेंथ L दिया है, मास M है, BLV लग रहा है. ठीक है, अब BLV के बाद आपको क्या देखना होता है कि किधर पॉजिटिव टर्मिनल होगी. तो कैसे आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि V इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में V आने वाला है, तो V को L से, V को क्रॉस करो B से. ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में आपका थंब आ रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस को फोर्स फील होगा, इसका मतलब इस जगह पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल बनेगा. तो ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल बन गया और नीचे नेगेटिव टर्मिनल बन गया. तो ये EMF हो गई BLV. ठीक, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्वेश्चन में गिवन था. तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, अब सुनो, अब क्योंकि ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर में करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिज्म में मैंने आपको बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसको फोर्स फील होगा. तो फोर्स फील्ड किधर होगा, पहले वो डायरेक्शन निकाल लो. तो I इधर है और B अंदर है. ठीक है ना, तो I क्रॉस B ऐसे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. विच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फोर्स इधर है और एक्सटर्नल फोर्स इधर है, तो देयर इज अ नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज व्हाई दिस बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड. तो अब यहां से इक्वेशन शुरू करते हैं. F net इक्वल्स टू MA. व्हाट इज द नेट फोर्स, F माइनस FM. बट बिकॉज दिस, हाँ पहले FM क्या है वो भी निकाल लेते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. I इक्वल्स टू BLV बाई R और F मैग्नेटिक क्या होगा, BIL साइन थीटा. साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री होगा, किसके बीच में, I और B के बीच का एंगल है ना. तो BIL हो गया, I की वैल्यू यहां से रखो, तो B एक और है, L एक और है, दो BL हो गए, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R. वैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लेक्चर 1 में भी आपको करा रखा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ. तो मैग्नेटिक फोर्स B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R है मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो इसमें नेट फोर्स क्या हुआ, F माइनस FM. क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी हर टाइम चेंज हो रही है, तो इसीलिए ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा. अगर कांस्टेंट नहीं है तो A को लिखोगे dV बाई dt. ठीक है, तो F मैग्नेटिक यहां से रख दो जल्दी से, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R. ये टर्म कांस्टेंट है और ये बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं इसको एक अल्फा मान लिया. ठीक है, ये बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने अल्फा मान लिया है. तो F माइनस अल्फा V इक्वल्स टू M dV बाई dt. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे V है, यहाँ पे dV है, तो इस पूरे टर्म को dV से नीचे ले आओ और इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ. तो क्या हो गया, dV बाई ये पूरा टर्म नीचे आ गया, dt बाई M आ गया. क्योंकि V और V एक साथ है तो इंटीग्रेशन करने के लिए उसको एक साथ रखना पड़ेगा. ठीक है, अब इंटीग्रेट करो, तो ये किस फॉर्म का है, dx बाई a प्लस bx वाला फॉर्म. तो ये ln x हो गया, है ना, और इसकी जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड हो गई है. ठीक है, लिमिट कहाँ से शुरू करोगे, जब टाइम 0 था तो कोई वेलोसिटी नहीं थी और t टाइम पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो लिमिट लगाओगे. अब लिमिट लगाने के लिए क्या करोगे, एक बार v रखोगे यहाँ पे और एक बार 0 रखोगे और उसके बीच में माइनस होगा, है ना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन की बेसिक बात है. ln, इसको लिमिट लगाओगे तो एक माइनस आएगा बीच में. ऑल राइट, तो माइनस क्या होता है, ln a माइनस ln b होता है ln a बाई b. तो a बाई b मैंने कर दिया यहाँ पे. ठीक, अब सुनो, इस माइनस को मैं ले गया इधर, माइनस अल्फा t हो गया. ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से आपको v अलग करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे बेस क्या है e को इधर भेजोगे तो बन गया e के पावर है माइनस अल्फा m इंटू टी.
देखो बार बार अल्फा लिखने से काम आसान पड़ रहा था, ठीक है। अब यहाँ से v अलग करना है, तो अब बेसिक इक्वेशन है, अब आराम से कर सकते हो। सबसे पहले f को भेज दिया उधर, f चला गया इधर, उसके बाद v को अलग करना है, तो इसको इधर ले आओ और अल्फा से कर दो इसको डिवाइड, और अल्फा की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू मैंने रख दिया अल्फा की वैल्यू यहाँ पे, तो ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो देख रहे हो ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल आंसर है, एक्सपोनेंशियल। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है 11th में, उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, ठीक है। वो कब होगा, जब एक ड्रैग फोर्स या फोर्स डिपेंड वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स अगर किसी भी सिस्टम पे लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम में जाकर कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला और इधर वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा, जब ये इक्वल हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये सब कोई मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल एक लाइन में बताता हूँ क्या होगा। इस चीज को याद करना है आपको, बस ये याद कर लेना, एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। एफ क्या है, एफ है एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, जो उसको आगे ड्राइव करेगा वही फोर्स है, इंटू आर, आर क्या है रेजिस्टेंस, बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कुछ इस तरह से है, देखना कितना आसानी से हो जाएगा। इसी स्लाइडर को ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। स्लाइडर की लेंथ एल है, मास एम है, और इसको ऐसे छोड़ दिया गया है, तो ये नीचे जाएगा। तो बताओ इस पे फोर्स क्या लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है mg, और क्योंकि इसमें मोशनल ईएमएफ शुरू हो जाएगी तो करंट आएगा, और करंट आने के कारण इधर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये यही चीज है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने रख दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, बस ये बता दो, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या बताया था, एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम जी, तो एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्ट में इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इतनी मैथमेटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हर जगह आप लगा सकते हो जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आपको पता हो। जैसे और अगर कॉम्प्लिकेटेड इसको कर दिया जाए, ऐसा कुछ एक स्लाइडर बनाया जाए थीटा पे, और थीटा पे ऐसा रख दिया जाए, तो ये नीचे स्लाइड करेगा, तो बताओ इस पर क्या फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा। तो एफ की जगह क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो ये है इसका बेसिक स्टेप, यही सिखाना था मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब इस चैप्टर के दूसरे एंड की तरफ पहुंचेंगे, जिसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये इंडक्टेंस क्या होता है इसको समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस से। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि कॉइल में अपने खुद के करंट में चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना, और उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होना, ठीक है। इसको समझते हैं ऐसे, देखो एक कॉइल है, इसमें जब स्विच ओपन था तो इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कुछ भी नहीं था। पर जैसे ही इसको क्लोज किया मैंने, जैसे ही क्लोज किया वैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ, और करंट फ्लो होने के कारण इससे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा यहाँ पे। किस तरह से, ऐसे जैसे हमने सीख रखा है पहले वाले चैप्टर में, है ना। तो देखो पहले t इक्वल्स टू 0 पे नहीं था, और t इक्वल्स टू 0 प्लस से थोड़ा सा ही टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास होने लग गई। इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हुआ, तो फ्लक्स में चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का उतना ज़्यादा फ्लक्स होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं
सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये जो L है ये टर्म यूज होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। और ये L की यूनिट क्या है, हेनरी। हेनरी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, या इसकी जो यूनिट है वो हेनरी ने खोज किया था, इसलिए अपना नाम पे यूनिट रखा है हेनरी। अब ये डिपेंड करता है सिर्फ ज्योमेट्री और मीडियम अराउंड द कॉइल पे, ज्योमेट्री कैसी है और उस पर मीडियम क्या है, उसके आसपास मीडियम कैसा रखा है, सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस कैसे हुआ। मैंने कहा था ना कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू सेल्फ करंट चेंज, तो ईएमआई ड्यू टू चेंज इन सेल्फ करंट। तो क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू ये आ गई, तो फैराडे लॉ से अगर आप बात करो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एल डी आई बाई डी टी, है ना, क्योंकि एल कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा है, केवल डी आई बाई डी टी। तो देखो दो बातें हो सकती हैं, या तो करंट बढ़ेगा या करंट कम होगा, तभी करंट चेंज होगा। तो अगर करंट बढ़ रहा है, इफ करंट इज इंक्रीजिंग देन डी आई डी टी इज पॉजिटिव, डी आई डी टी क्या लोगे, पॉजिटिव। और अगर करंट डिक्रीजिंग हो तो डी आई बाई डी टी क्या लोगे, नेगेटिव। तो मान लेते हैं ये कॉइल है, ठीक है ना, ये सिंबल यूज करने वाले हैं, इंडक्टर का ये सिंबल यूज होगा, सोलेनॉइड की तरह ये दिखता है। तो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो मैं एक जनरलाइज सा फॉर्मूला बना के दे देता हूं आपको कि करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो ये पोटेंशियल का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस, तो Vb माइनस वी इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो अपने आप ही दो माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब B का पोटेंशियल ज़्यादा है, A का कम। अगर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो फिर ये माइनस रहेगा, इसका मतलब इधर का पोटेंशियल ज़्यादा, इधर का पोटेंशियल कम। तो ये जो कॉइल है उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, वो करंट को नहीं जाने देना चाहता है, जो भी चेंज है उसको अपोज करता है। तो लेंजेस लॉ पे बेस्ड है ये, ठीक है। अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको कम करना चाहेगा, कैसे कम होगा, अपने अंदर एक ऐसी ईएमएफ इंड्यूस करेगा कि उसकी पोलैरिटी इधर पॉजिटिव हो जाएगी अगर आई बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो अब अगर करंट कम हो रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ इस तरह इंड्यूस होगी कि ये खुद इस डायरेक्शन में करंट बढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसीलिए वो अपने अंदर वो प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये जो इंडक्टर है उस पर इनर्शिया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई बेसिक। अब हम देखेंगे कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और टोरॉइड का कितना होता है, कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलेनॉइड के लिए देखते हैं क्या होता है वो, ठीक है। देखो सोलेनॉइड में करंट पास करो, उसके बाद उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो मैंने कुछ लिया यहाँ पे, L इसकी लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N बाई L, ठीक है। तो अगर आपने करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट NI, ठीक। अब आपको फ्लक्स निकालना है एक कॉइल से, तो मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करो तो फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है, एक से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। अब याद करो फॉर्मूला क्या था, फाई इक्वल्स टू Li, तो L इक्वल्स टू फाई बाई आई, या कोफिशिएंट ऑफ I ही होता है सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसके कोफिशिएंट आ गए सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट NNA, ठीक है, म्यू नॉट NNA। N क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ से फॉर्मूला रख दो, किसको रिप्लेस करो, पहले रिप्लेस करो स्मॉल n को, स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई L, तो स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई L रखोगे तो कैपिटल N स्क्वायर बाई L हो गया। अब अगर स्मॉल कैपिटल N की वैल्यू अगर रखोगे, कैपिटल N की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल n इंटू L इस कैपिटल N, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या हो गया, ये N स्क्वायर L, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ से अगर कैपिटल N की वैल्यू रखो तो हो गया N इंटू L, इसको यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो क्या बन गया, N स्क्वायर L। अब ये दो फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से ये पता चल रहा है कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L और यहाँ पे L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो कौन सा ले, कौन सा बात सही है,
दोनों सही हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, व्हेन कैपिटल N इज कांस्टेंट, और इसमें व्हेन स्मॉल n इज कांस्टेंट। अगर ये बात हो तब के लिए, मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगी। अगर पर यूनिट लेंथ जो टर्न्स हैं वो कांस्टेंट रहेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस कंसेप्ट पे देखो, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि मान लेते हैं कि कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू एल। कॉइल मतलब वही सोलेनॉइड ही बात हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पहले उसको कट किया गया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1 हाफ इज स्ट्रेच्ड, ठीक है। एल उसको बीच से काटोगे तो उसकी लेंथ छोटी होगी, फिर उसको स्ट्रेच करके ओरिजिनल लेंथ का बना दिया गया, ठीक है। इज स्ट्रेच टू ओरिजिनल लेंथ, टू ओरिजिनल लेंथ। तो बताओ फाइंड न्यू सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ये बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करना, अगर इस कंसेप्ट को लगाओगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। कैसे देखते हैं, ये कॉइल है, ठीक है। अब इसको 2 इक्वल हाफ में कट कर दिया गया, तो इसको कट करके मैं यहां ले आया। अब इन दोनों में क्या सेम है बताना, क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न सेम है? नहीं, इसमें स्मॉल n सेम है, तो स्मॉल n इज कांस्टेंट। तो अगर पर यूनिट लेंथ टर्न जो है वो सेम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, व्हेन स्मॉल n इज कांस्टेंट एंड l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। तो बताओ लेंथ क्या हुई है, लेंथ आधी हो गई, L/2। तो बताओ नया सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L/2, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है, क्वेश्चन है कि इसको नाउ स्ट्रेच्ड टू डबल, तो इसको स्ट्रेचिंग कर दी गई, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेच हो गया ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया, L। पहले क्या था, L/2, तो इसका मतलब आपने डबलिंग किया है ना, डबल किया। तो पहले सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, पहले का सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, L/2। अब बताओ इस कॉइल में और इस कॉइल में क्या सेम है, क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम है? नहीं, अब लेंथ ही चेंज हो गया। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेम है। तो अब यहां पे कैपिटल M इज कांस्टेंट, ये सेम है। तो आप क्या कह सकते हो, नया, हाँ। तो अगर आप डबलिंग करेंगे, डबल, तो ये हाफ हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हेन कैपिटल N इज कांस्टेंट देन L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही है बात? तो अगर ये डबल हो रहा है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, इसका मतलब हाफ ऑफ L/2 हो जाएगा, तो दैट इज L/4। देख रहे हो, बिना सॉल्व किया हो गया। मतलब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो आप उसको कैसे समझोगे, अगर लेंथ कट की जाती है तो पर यूनिट लेंथ टर्न्स वही रहेगा। अगर स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो देखो, छोटा करो बड़ा करो, सब में क्या सेम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां से यहां पहुंचे तो पर यूनिट टर्न जो n है वो कांस्टेंट है, यानी स्मॉल n कांस्टेंट है, तो L/2 हो गया। अब यहां से यहां पहुंचे तो कैपिटल N कांस्टेंट है, मतलब जितना इसमें था उतना इसमें है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो यहां से यहां डबल हो गया लेंथ, तो पुरानी सेल्फ इंडक्टेंस की वो आधी हो जाएगी। तो पुराना क्या था, L/2, उसका आधा करोगे तो क्या हो गया, L/4, ठीक है। अब टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं वो कितना होता है। तो टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, टोरॉइड के बारे में आपको पता है वो क्या होता है। इसमें क्या करना है, करंट पास कराना है इसमें। तो करंट पास करा के इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, दिस पॉइंट पे, वो क्या होगा, μ0 Ni/2πr। r क्या है, ये वाले r, ठीक है ना, याद करो आप, ऐसे डिराइव किया था हमने, μ0 Ni/2πr, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब
जरा डेरिवेशन को समझना ध्यान से। यहाँ R से जाकर एक dr का एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है, dr, लेकिन इसके अंदर जो कोर है वो रेक्टेंगुलर कोर मैंने लिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोर। ये अंदर में जो कोर है वो रेक्टेंगुलर है, कुछ ऐसा है, ऐसे टर्न हो रहा होगा, घूम रहा होगा, उसको मैंने ऐसे कट करके दिखाया आपको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप देखोगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड उस कोर से ऐसे बाहर आ रहा होगा, ठीक। उस कोर की हाइट है h, ये हाइट है h, ठीक है। तो मैं यहाँ से r डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे गया, dr उसका थिकनेस ले लिया, तो बताओ इसकी एरिया क्या होगी, फ्लक्स इसी में से निकालना है ना, तो एरिया क्या होगी, h इंटू डी आर, ये हो गया एरिया, तो एरिया इक्वल्स टू h इंटू डी आर। अब फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू वन कॉइल 1 इज मैग्नेटिक फील्ड दिस इंटू दिस एरिया, ठीक है ना। तो छोटा सा था तो h dr रख के इसमें से इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से, a से b तक, a से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर दो, ये इसका एरिया हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a से b तक ये फ्लक्स निकल आएगा, ठीक है। लेकिन टोटल नहीं है, इसमें एक टर्न से निकला, ये जो टर्न इसे घूमकर निकल रहा है इस पे इतना आया, ऐसे ऐसे कितने सारे हैं, कैपिटल n है, तो एक और n यहाँ से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो एक टर्न के साथ ये है, तो n टर्न के साथ क्या होगा, एक n और मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना था सेल्फ इंडक्टेंस, तो I यहाँ से हटा दो, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पे क्या करना है, हमें सर्किट सॉल्व करना है। सर्किट में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये सब वैल्यू निकालने का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सर्किट सॉल्विंग। तो एक सिंपल से सर्किट प्रॉब्लम लेते हैं। इसका कंसेप्ट ये है, मैंने आपको बताया था कि एक इंडक्टर से करंट अगर I पास कर रहा है, L इसकी इंडक्टेंस है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VI इज माइनस L di dt। और di dt में क्या बताया था आपको कि अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा और इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। उसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक सेल दिया है, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है, और इसमें से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है I, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि इस मोमेंट पे करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर एंड द करंट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1000 एम्पियर पर सेकेंड या 1 एम्पियर पर मिली सेकेंड। को एक जानकारी दी हुई है, आपको VA माइनस VB निकालना है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो, अगर ये नहीं था तो अभी तक सर्किट कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ से चलना शुरू करो, VA माइनस IR, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस IR, तो VA माइनस IR। अब सेल का पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, पोटेंशियल फॉल कर रहा है, फॉल को क्या लिखते थे, माइनस E। अब ये एक नया टर्म आ गया, उसको मैंने यहाँ सिखा रखा है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, माइनस L di dt, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I, तो माइनस L di dt इक्वल्स टू VB। तो यही चीज मुझे सिखाना था, ये आपको हमेशा माइनस करके ही लिखना है, ठीक है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो IR हो गया, करंट दिया हुआ था 2, ये 4 है, ये 5 मिली हेनरी है, तो मिली को SI में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ और di/dt क्या होगा, माइनस 10⁻³। क्यों, क्योंकि इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग को क्या लिखेंगे, माइनस 10⁻³, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है ये। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन है, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो VA माइनस VB क्या बन गया, 9 वोल्ट। तो यहाँ देखो माइनस और यहाँ माइनस, अपने आप ही प्लस बन गया ये, तो इसलिए ये सेफ है, माइनस L di dt यूज़ करोगे। अगर यहाँ पे कैपेसिटर भी होता तो कैपेसिटर का बेसिक लगा लेना, माइनस Q/C, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ रहे होगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेसिक, आप सारे KVL KCL यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब आगे म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे,
और फिर इसमें एनर्जी स्टोर कितना होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर क्यों होगा जरा समझते हैं इस पॉइंट को। इंडक्टर जो है वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो करंट को नहीं आने देना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा, करंट को फ्लो कराने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, वही एनर्जी स्टोर होगी इसमें इंडक्टर में, ठीक है। तो इस पे पावर क्या है, जरा पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ से शुरू करते हैं, रेट ऑफ डूइंग द वर्क, कितना वर्क करना है, रेट क्या है इसका, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, और पावर को लिख दिया डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी टी डी टी हो गए कैंसिल, तो एल आई डी आई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यही जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो वर्क करना पड़ेगा वो इंडक्टर में स्टोर हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अच्छा, तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को देखो, इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा था, इनर्शिया शो कर रहा था। इनर्शिया में मास होता है, तो अगर ये मास के तरह है तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के तरफ फॉर्मूला मिल रहा है। तो इंडक्टर जो है इसको मास का इक्विवेलेंस मान सकते हो आप, ठीक है ना। मास, जहाँ पे मास आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे वहाँ पर वैसा ही कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला इंडक्टर में आएगा, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगी थोड़े टाइम पे, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम। अगर आप इसको सॉल्व करें सोलेनॉइड के लिए इस फॉर्मूले को, तो वो निकल के आता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये कुछ वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, यहाँ पे हाफ 1 बाई म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर है। तो जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ वहाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतना स्टोर होगा, हर जगह जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी होता है, और वो एनर्जी कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कितना होता है, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर भी समझ लेते हैं। अगर सीरीज में इंडक्टर लगे हों तो उसका इक्विवेलेंट होगा सिंपल L1 प्लस L2, और अगर पैरेलल में लगे हों तो उसकी इक्विवेलेंट होगी 1 बाय L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2। अब ये कैसा है, इसका प्रूफ में नहीं दे रहा आपको, सिंपल वही केवीएल लगा के ये डिराइव हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फॉर्मूले छोटे छोटे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, इसको नोट डाउन कीजिए। और अब म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है उसको समझते हैं। अगर कॉइल 1 पे आप करंट पास कराएंगे तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो देखो उसके विसिनिटी में अगर एक और कॉइल रख दो तो उस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना शुरू हो जाएंगे, जो कि किसी और कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसका मतलब दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है पहले कॉइल के करंट चेंज करने के कारण, या करंट के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो देखो इसमें कोई करंट नहीं था, इससे कोई करंट पास नहीं किया आपने, तो इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही थी अपने के कारण। इसमें फील्ड लाइन क्यों पास हो रहा है, बिकॉज ऑफ नेबरिंग कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल 1 प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स थ्रू कॉइल 2। तो फ्लक्स इन कॉइल 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 1, ऑलराइट, करंट इन कॉइल 1। देयरफॉर इसको इक्वल अगर करोगे तो एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा, इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सिमिलरली उल्टा करो, अब इससे अगर करंट पास करो और इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 2, ठीक है। तो करंट इन 2 को इक्वल करोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि किसी एक कॉइल में अगर आप करंट प्रोड्यूस करें और दूसरे में फ्लक्स निकालें, या दूसरे में करंट प्रोड्यूस करें और पहले में फ्लक्स निकालें, तो दोनों से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आता है वो दोनों सेम ही होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू 2 इज सेम एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, ये सेम होता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट का हम लोग फायदा उठाएंगे और वहां पे हम करंट पास करेंगे जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान पड़ेगा। उसका एग्जांपल, ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको मैं लेके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या है, ये स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, कंडक्टिंग स्क्वायर ऑफ कोर्स, ठीक है। इसके साइड A है, इसके साइड B है, एंड द क्वेश्चन सेज दैट B इज मच मच लार्जर देन A, और B को रखा गया है इसके डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे सेंटर पे रखा गया है। तो कहने का मतलब है कि दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, इसको छोटा सा मान सकते हो, बिल्कुल छोटा सा इसके सामने, ठीक है। तो देखो
अगर आप 1 पे करंट पास करो, क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है कॉइल का, तो 1 का निकालना है कि 2 का निकालना है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है, 1 का निकालो या 2 का निकालो सेम होगा, क्योंकि वो म्यूचुअल है, ठीक है। ओके, आगे देखो, तो हमेशा करंट उससे पास कराएंगे जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है, तो मैं क्या करूंगा, इससे करंट पास कर देता हूँ, इसमें से आई करंट पास कर देता हूँ, ठीक है। अब याद करो, मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखाया था, इसके पहले वाले लेक्चर में, मैग्नेटिज्म में, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर, ठीक है। पहला लेक्चर में मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखाया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। ये फाइनाइट लेंथ के कारण होगा, और ये डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, अगर ये a है तो ये a/2 हो गया, और एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई r, r की वैल्यू a/2 है, एंड द एंगल इज 45, तो sin 45 दोनों में आ गया, ठीक है। अच्छा, ये 1 के कारण है, लेकिन ऐसा तो 4 है ना, ऐसे 4 है, और सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, देखो सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इनटू द प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनटू द प्लेन है सभी के कारण इस जगह पे, तो ड्यू टू ऑल 4 साइड क्या होगा, 4 टाइम्स दिस, सेम टू सेम होगा, तो 4 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1/√2 तो 2 हो जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये नंबर बन जाएगा 4 टाइम्स। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, सिंपल एक मैथमेटिक्स से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन 2 ड्यू टू 1 आ गया है ना, मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 2, दिस इज माई कॉइल 2 एंड फॉर मी दिस इज कॉइल 1, तो मैग्नेटिक फील्ड इन 2 ड्यू टू 1 इज दिस मच। नाउ फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 विल बी, इसके एरिया से मल्टीप्लाई करो और नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दो, सो नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन था, इसका नंबर ऑफ टर्न्स n1 है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो n1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, और एरिया A2 लोगे और नंबर ऑफ टर्न्स भी 2 लोगे, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड 2 पे निकाला 1 पे करंट पास करके, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको जब सॉल्व करोगे, ये सेम टू सेम नंबर है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, तो I को बस हटा देना है यहाँ से, I को जब यहाँ से हटा दोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, मतलब फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेम जैसे सेल्फ इंडक्टेंस था, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ जाता है, ये एक बड़ा ही जनरल रिजल्ट है, इसको याद भी रख सकते हैं क्योंकि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो मैं आपको तरीका बता दिया कैसे निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी एक कॉइल में करंट पास करो, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लक्स आ जाएगा, आई से डिवाइड कर दो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण अगर ईएमएफ इंड्यूस हो और वो पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करना है, -d∅dt ही होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो ये चेंज होगा, ये वैसा का वैसा रहेगा, तो -m टाइम्स di/dt होगा, ठीक है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस भी कंसीडर करना होगा तो उसके कारण भी इंडक्टेंस होगी, ठीक है ना। तो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस और उनके ईएमएफ के बारे में। अब आगे देखते हैं कि अगर इनको सर्किट में लगाए, मतलब एक इंडक्टर L को रेजिस्टेंस में लगाएंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, और अगर उसी इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ लगाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसको देखते हैं, ठीक है। अब इंडक्टर का बिहेवियर रेजिस्टेंस के साथ जोड़कर देखेंगे कि वो सर्किट में कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो उसको अपन पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ करंट के टॉपिक के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑब्जर्व होता है कि करंट एकदम से नहीं फ्लो करता है, एकदम से बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू होता है। कारण ये है कि इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, तो एकदम से करंट पास होने नहीं देता है, ठीक है। तो चलो इस सर्किट को जैसे ही क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद इसमें तुरंत से करंट फ्लो नहीं होता है, तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट टी टाइम पे करंट उसमें आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग आई, किसी टी टाइम की बात हो रही है ऐसे, ठीक है ना, आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें करंट चेंज होने का जो रेट है वो di/dt है, di/dt के रेट से करंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे केवीएल लगाओ, इस तरह से केवीएल, तो केवीएल जब लगाओगे यहाँ से शुरू करोगे, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि आपको लिखना है -L di/dt, तो -L di/dt हो गया। इसमें क्या हो गया IR, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है -IR, फिर यहाँ से यहाँ आओ तो सेल आया, सेल आ गया +E = 0, केवीएल हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, I निकालना है किसी भी टी टाइम,
ठीक है। तो मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें बस रीअरेंज करना है, जैसे आपने शायद कैपेसिटर में पढ़ा होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वैसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ होने वाला है। तो चलो देखते हैं क्या किया मैंने, इन दोनों टर्म को इक्वल टू के इधर ले गया, ठीक है, इन दोनों टर्म को नहीं, इसको केवल लेके चला गया मैं, इसको ले गया यहाँ पे, तो हो गया ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ आई है और यहाँ पे डी आई है, तो इन दोनों को एक साथ रखना है, तो पूरे टर्म को नीचे ले आओ और एल और डी टी को उधर ले जाओ, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डी टी बाई एल एंड डी आई ई माइनस आई आर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, टी इक्वल्स टू 0 पे करंट कुछ भी नहीं था, टी इक्वल्स टू टी पे करंट निकालना है आई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन आपने कर रखा है पहले भी, इसका इंटीग्रेशन होगा एल एन, ये वाला पूरा टर्म और इसकी कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो डी आई का कोफिशिएंट क्या है माइनस आर से डिवाइड कर दिया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब लिमिट रख दो, 0 और आई है, एक बार आई रखेंगे, इस आर को मैं ले गया इधर, ठीक है, आर को इधर ले गया तो माइनस आर टी हो गया, ठीक। एक बार आई रखोगे सेम टू सेम आएगा, एक बार 0 रखोगे ये काम खत्म हो जाएगा, माइनस एल एन ई हो जाएगा, तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, तो लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, तो ये दोनों डिवाइड हो गए, ठीक है। अब इधर लॉग को उधर लेके जाओगे तो ई के पावर में ये पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक है, यहाँ बेस ई है, एल एन है तो बेस ई है। अब यहाँ से आई को अलग करना है, आई को अलग करना है, ठीक है ना, तो आई निकालना है, तो ये चीज गया इधर, रीअरेंज करो, ये आ जाएगा। आप रीअरेंज करके देख लेना, मैंने एक दो स्टेप कम किया यहाँ पे, कोई नहीं, ये हो गया आई इक्वल्स टू दिस, तो दिस इज द ट्रांजिएंट करंट, किसी भी टी टाइम पे करंट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी जो कोएफिशिएंट है ये वाला, इसको मैंने टाउ से रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होगा, एल बाई आर, इसको डिवाइड करके, मतलब जो टी से डिवाइड जिसको करोगे उसको मैंने लिया है, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड जो करोगे, तो दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अभी टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कैसे क्या करेंगे, इट इज द टाइम एट विच द करंट इन द सर्किट हैज बिकम 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट इसमें क्या आ सकता है, ई बाई आर, है ना। तो चलो पहले तो ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट को देखो, पॉइंट नंबर 1 कि जब टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम हुआ है तो टी की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, टी के पावर -1 इज 1 बाई ई, ठीक है ना। टाउ क्या है, एल बाई आर है, उससे मैंने इसको डिवाइड किया, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा दोनों का दोनों, ऑल राइट। तो 63.2% ऑफ फाइनल करंट हो जाता है, कब, टाइम कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर। अच्छा, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना चाहते हैं, जैसे सर्किट क्लोज करेंगे उस समय ये कैसे बिहेव करेगा, एंड द लॉन्ग टाइम आफ्टर वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो t गोज टू 0 यहाँ पे रखो, 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 0, इसका मतलब t गोज टू 0 पे करंट क्या है, 0 है। तो जब 0 करंट होता है, 0 करंट, तो वो कैसा बिहेव करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर है यहाँ पे, इट बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब सर्किट ओपन की तरह बिहेव करेगी, ओपन सर्किट की तरफ। तो इसको हटा के आप ओपन सर्किट बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, और इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे t इंफिनिटी डाल दो, तो e के पावर में माइनस इंफिनिटी इज 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी इज 0, तो e बाई आर आ जाएगा, e बाई आर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक प्लेन वायर की तरह, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस 0 है। तो बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। कंक्लूजन क्या है, जैसे ही सर्किट क्लोज करोगे इसको ओपन, वो जहां भी इंडक्टर होगा उसको ओपन करके दिखा देना। लॉन्ग टाइम आफ्टर पूछा जाए या इनफाइनाइट टाइम, तो इसको शॉर्ट करके एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना। बस यही कंक्लूजन निकल रहा है इस डिस्कशन से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर पहले से करंट जा रहा था और उसके बाद इंडक्टर लगा दो तो करंट डीके कैसे करेगा, उसमें भी करंट धीरे धीरे फॉल करता है, एकदम से फॉल नहीं होता है, ठीक है। उसको देखते हैं, डीकेइंग ऑफ करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट हमने देखा, अब डीके ऑफ करंट देखेंगे, करंट कैसे ग्रेजुअली डीके होगा, खत्म होगा। तो देखो, एक टिपिकल सा मैं सर्किट लेके चल रहा हूँ कि पहले
पोजीशन 1 पे ये स्विच था और ये लॉन्ग टाइम तक इसमें रखा हुआ है, इसका मतलब करंट फुल्ली ग्रो कर चुका है इससे, ठीक है। अब क्या किया, फॉर अ लॉन्ग टाइम द स्विच वाज एट पोजीशन 1, नाउ एट t इक्वल्स टू 0 दिस स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन नंबर 2। तो देखो ये सेल के साथ इसकी कनेक्शन खत्म। नाउ एट t इक्वल्स टू 0 स्विच S इज नाउ मूव्ड फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, 1 से 2 चला गया ये, तो इससे खत्म हो गया। तो करंट खत्म होना चाह रहा था तो इमीडिएटली खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो किसी भी t टाइम पे करंट आई है और उसका जो चेंज होने का रेट है वो di/dt है। अब इसमें KVL लिखो, इसमें KVL लिखोगे तो क्या होगा, माइनस एल डी आई डी टी माइनस आई आर, माइनस एल डी आई डी टी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले इक्वेशन और इस इक्वेशन में चेंज क्या है, सेल नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, बस इसको रीअरेंज करना है। तो एल डी आई डी टी इज माइनस आई आर, ये चल गया था इधर, ठीक है। अब क्या करना है, आई को एक साइड लाना है, बाकी सारे टर्म को इधर ले जाना है। तो डी आई बाई आई हो गया और माइनस एल बाई आर डी टी। तो टी गोज टू 0 पे करंट क्या था, ई बाई आर, और टी गोज टू टी पे करंट क्या है, आई। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एल एन आई, और लिमिट कैसे लगाओगे, आई से आई बाई आर। तो शुरुआत वाला आई है और माइनस होगा, फिर से एल एन ए माइनस एल एन बी से ये डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से बेस इधर जाएगा तो पावर बन जाएगा ई के पावर में माइनस टी बाई आर बाई एल, ठीक है ना। आर बाई एल को मैंने क्या लिख दिया है, टाउ, टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर, एल बाई आर सॉरी। तो ई इक्वल्स टू ई बाई आर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स है, इसके रिजल्ट्स को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो इसमें करंट इस तरह से डिके होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ। अब मैं इसमें एक पॉइंट बताता हूँ आपको, ये जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट, ये रफली टाइम कांस्टेंट से इंफिनिटी पहुंचना है। टी इक्वल्स टू इंफिनिटी कितना टाइम को बोलेंगे, टी इक्वल्स टू इंफिनिटी कितना टाइम को बोलेंगे ये बताओ। तो फुल्ली करंट जब ग्रो कर जाए तो उसको बोलते हैं टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, पहले वाले से मैं बता रहा हूँ। तो 5 टाइम कांस्टेंट t इक्वल्स टू इंफिनिटी के बराबर मान सकते हो आप, कि 5 टाइम कांस्टेंट में फुल्ली करंट ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू इंफिनिटी का मतलब है 5 टाइम कांस्टेंट, बहुत बड़ा नहीं है ये, ठीक है ना। तो इतने देर में काम हो जाएगा। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, सर्किट में क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे अगर न्यूमेरिकल आता है तो। इस बार जेईई मेंस में भी आया था, हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर दिखा था, तो उसको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, उनके बेसिक बातें मैं बता देता हूँ आपको। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि एमीटर लगे हुए हैं यहाँ पे एक इंडक्टर भी है, इंडक्टर, रेजिस्टर, 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 ठीक है। क्वेश्चन है कि t इक्वल्स टू इंफिनिटी और t इक्वल्स टू 0 पर इनकी एमीटर की रीडिंग क्या होगी, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन टाइम कांस्टेंट क्या होगा इस सर्किट का, ठीक है। चलो तो t इक्वल्स टू 0 पे मैंने क्या बताया था, ये कैसा बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरफ, तो उसको खोल दो, उसको मैंने खोल दिया और फिर सर्किट सॉल्व करो। तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इससे, क्योंकि ये ओपन हो गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट हो गया। तो सीरीज में आ गए तो 2R प्लस R 3R हो गया। तो I इज इक्वल्स टू E बाई 3R, सिंपल। और दोनों से करंट सेम जाएगा, तो दोनों एमीटर की रीडिंग क्या हो गई, सेम टू सेम E बाई 3R। लेकिन इस एमीटर की रीडिंग 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे, जैसे स्विच क्लोज करोगे वैसे, ठीक है। अच्छा अब t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे क्या होगा, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे मैंने क्या बताया था, उसको शॉर्ट कर दो। तो यहाँ पे शॉर्ट करके एक प्लेन वायर की तरह रख दोगे, तो ये प्लेन वायर की तरह बन गया। क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम टू सेम है तो करंट बराबर बराबर बटेगा। तो यहाँ से करंट क्या आने वाला है, अब देखो सर्किट सॉल्व करो, R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है R/2, फिर इसके साथ सीरीज में है, तो 2R प्लस R/2 इस 5R/2, तो R इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ से करंट I1 जो आ रहा है वो E बाई R इक्विवेलेंट 5/2R, और ये दोनों में बराबर बराबर बन जाएगा, तो हाफ ऑफ I1। सिंपल सर्किट हो गया, ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स था ही नहीं। अब यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो कि समझाना भी है मुझे यहाँ पर, कि टाइम कांस्टेंट कैसे निकालोगे। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L बाई आर। इसमें R क्या लेंगे, R तो बहुत सारे हैं, क्या केवल यही लेंगे या केवल इन दोनों को लेंगे या तीनों को लेंगे R इक्विवेलेंट निकाल के। तो R इक्विवेलेंट ही लेना है, बिल्कुल सही बात है, R इक्विवेलेंट लेना है। लेकिन किसके अबाउट लेंगे ये R इक्विवेलेंट, तो अभी तक आप सेल के अक्रॉस निकालते थे R इक्विवेलेंट, है ना।
सेल के अक्रॉस निकालते थे आर इक्विवेलेंट और करंट निकाल लेते थे। लेकिन जब भी टाइम कांस्टेंट निकालना हो, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, आरसी सर्किट के लिए भी और एलआर सर्किट के लिए भी, कैपेसिटर में भी आता है ना टाइम कांस्टेंट, तो जब भी एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हो और इंडक्टर किसी एक ब्रांच में छुपा हो, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट निकालने का मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टाइम कांस्टेंट क्या करना होगा, सबसे पहले सेल को शॉर्ट कर दो, मतलब सेल को हटाकर प्लेन वायर से रख दो, ठीक है। तो सेल को यहाँ से शॉर्ट कर दिया मैंने, इसको हटाया और यहाँ पर शॉर्ट कर दिया ऐसे। उसके बाद फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस इंडक्टर, जहां इंडक्टर लगा होगा उसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालो, इसके अक्रॉस। अब देखो, पहले आप गलती क्या कर देते, इन दोनों को पैरेलल ट्रीट करते और उसके साथ सीरीज में कर देते, वही एक ऑप्शन मिलेगा आपको ताकि मिस्टेक हो जाए बच्चों से। तो वहां नहीं निकालना है, निकालना इंडक्टर के अक्रॉस है, ठीक है। तो इंडक्टर के अक्रॉस अब क्या दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल में हो गए, देखो, और फिर इसका आंसर इसके साथ सीरीज में होगा, है ना। तो देखो ये दोनों पैरेलल और फिर इसके साथ सीरीज में, तो 2r इज पैरेलल विद r, 2r इज पैरेलल विद r, तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, r1 r2 बाय r1 प्लस r2, ठीक है। तो 2r/3 प्लस r इज 5r/3। अब टाइम कांस्टेंट क्या होगा, L डिवाइडेड बाय 5/3। तो द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 3/5 L/r। लेकिन अगर आप पहले सॉल्व करते, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में होते तो r/2 को 2r से जोड़ देते, तो 4 + 1 5/2r, तो ये मिस्टेक हो जाता, ठीक है। तो 5/2 नहीं 5/3 होगा, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो 2/5 L/r, दिस इज रॉन्ग आंसर, ये टाइम कांस्टेंट नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। द वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन एंड वेरी कॉमन मिस्टेक, तो ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। सर्किट अगर कैपेसिटर की होगी तब भी यही फॉलो करोगे, कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। अब मैं इस चैप्टर का लास्ट हिस्से की तरफ पहुंच गया हूं, जिसमें इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा। मैंने इंडक्टर को रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा तो क्या हुआ मैं बता दिया। अब एलसी सर्किट देखेंगे थ्रू अ बैटरी। अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। ईएमआई के लास्ट टॉपिक में मैं इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ जोड़कर बताता हूं कि वो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। देखो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, ठीक, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, इट हैज अ चार्ज कैपिटल Q at t equals to 0. नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इंडक्टर। तो क्या होता है कि चार्ज यहां से जब डिस्चार्ज होना शुरू होता है, अगर आप प्लेन वायर से कनेक्ट करते तो सारा चार्ज जो यहाँ पर है कैपिटल Q, सारा चार्ज वो इतना ही चार्ज उससे न्यूट्रलाइज होकर सारा चार्ज तुरंत खत्म हो जाता है इमीडिएटली। बट क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इसको धीरे धीरे चार्ज को पास होने देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। ये पहले इंडक्टेंस दिखाएगा, ठीक है, और उसके कारण इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगा। तो एक समय में क्या होगा कि इसकी जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगी फिर, ठीक, तब तक सारा चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, ये इधर से पोटेंशियल डिफरेंस देना शुरू करेगा, चार्ज सर्कुलेट करना शुरू करेगा, तो अब वापस से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, फिर से वो चार्ज सारा अक्वायर कर लेगा, फिर इधर से चार्ज आएगा, फिर ये इधर डिस्चार्ज होगा, फिर पॉपुलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो क्या होगा, चार्ज का ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल के देखते हैं, जो मेरा थॉट है क्या वो मैथमेटिकली सेट बैठ रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो किसी भी इंस्टेंट पे लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज स्मॉल q, ठीक, क्योंकि यहां से चार्ज निकल रहा है तो चार्ज फॉल हो रहा है। तो करंट जो होगा, करंट I ले लिया मैंने, और करंट और चार्ज का क्या रिलेशन होगा, माइनस dq/dt, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है ना। करंट इसलिए आ रहा है क्योंकि चार्ज टाइम के साथ कम हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस dq/dt लिखा है, ठीक है। अगर मैं एक बार और इसको डिफरेंशिएट करूं, यानी कि di/dt लिखूं, तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस dq/dt, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए मैंने इसको पहले डिफरेंशिएट करके रख लिया, ठीक है। अब KVL लगाते हैं, KVL यहाँ देखो क्या होगा, KVL में आप जा रहे हो
तो इस जगह से जब आप पहुंचे यहाँ से, तो माइनस एल डी आई डी टी और प्लस क्यू बाई सी, है ना, ऐसे जा रहे हो, चलो ऐसे चलते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इससे करंट ऐसे जा रहा है इस तरह से, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इधर आए नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्यू चार्ज है यहाँ पे, किसी भी इंस्टेंट पे क्यू चार्ज है, तो क्यू बाई सी इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर का याद है आपको, प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे क्यू है, यहाँ आई है, तो इस टर्म को ले जाओ इधर, ये टर्म को यहाँ ले जाओ, और क्यू बाई सी रह जाएगा, यहाँ एल से डी डिवाइड कर दो, तो ये बन गया डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू बाई एल सी। अब क्योंकि यहाँ क्यू यहाँ आई है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसका सहारा लेंगे, डी आई बाई डी टी इज माइनस डी क्यू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रह गया, दिस इज स्क्वायर, ठीक है, हाँ, माइनस दिस, ऑलराइट। अब सुनो, इस क्यू को, अब सारे टर्म को ले जाओ एक साइड, इसको भी इधर ले आओ, अब ये बन गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखी होगी एसएचएम में, तो दिस इज लाइक एसएचएम। तो अगर ये एसएचएम होता है तो इस ये वाले टर्म को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर होता है। कैसे आता है अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ आपको, कि उसमें होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको ले आओ इधर, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। यही होता था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज ओमेगा स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है, पोजीशन, पोजीशन ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ चार्ज और ऑसिलेशन हो रही है, तो चार्ज ऑसिलेशन एक्स की जगह क्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसलिए एसएचएम की इक्वेशन है। तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय रूट एल सी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया कि कितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन होंगे, ये पता चल गया आपको, 1 बाय रूट एल सी। एल क्या है, इंडक्टर, सी क्या है, कैपेसिटेंस। अच्छा, तो जनरल इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन ये होती है, Q इक्वल्स टू साइन Q साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये कैसे आता है, ये हायर मैथमेटिक्स में आप इसको सीखते हैं, यहाँ पे वैसे है नहीं, हमारे 12th तक के इक्वेशन में नहीं आता ये, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इंजीनियरिंग का, लेकिन आप वेरीफाई जरूर कर सकते हैं इसको, डिफरेंशिएट करके अगर इसको सेट करोगे तो वो वेरीफाई जरूर हो जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब ये फाई मतलब क्या होता है, इनिशियल फेज, ये सब एसएचएम चैप्टर में आप सब जान चुके होंगे, या अभी वीडियोस अपलोड होंगे एसएचएम के भी। चलो, तो फाई की वैल्यू निकालना है, वो कैसे निकालना है, टी को 0 पुट करो, तो टी को 0 पुट करने पे चार्ज उस समय क्या था, टी को 0 पे चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू रखोगे, यहाँ भी कैपिटल क्यू, दोनों हो गए कैंसिल, 1 हो गया, ये वाला टर्म 0 था, ये 5 हो गया, तो साइन फाई इक्वल्स टू 1। इफ साइन फाई इक्वल्स टू 1 देन फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2। सॉल्व करके देख लेना। तो अगर इस टर्म को यहाँ रख दो तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। अच्छा, अब इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1 बाय रूट एल सी। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होता क्या है वैसे, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा होता है टाइम पीरियड। तो क्योंकि आपको ओमेगा पता है तो उसको डिवाइड करोगे, ये ऊपर आ जाएगा, 2 पाई रूट एल सी हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 1 बाय 2 पाई रूट एल सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय रूट एल सी। अब करंट इसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट, क्योंकि आपको चार्ज पता चल गया किसी भी टी टाइम पे, तो करंट क्या होगा, करंट आपने पहले लिख रखा है माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस लगा के, तो कॉस से डिफरेंशिएशन माइनस होगा, एक माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू है 1 बाय रूट एल सी, तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया है, क्यू बाय रूट एल सी साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन करने से वही आएगा, एज आई इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब सुनो बात, यहाँ पे, यहाँ क्या है बताना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ होता है वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। तो अंदर में है तो ये सोलेनॉइड जैसा ही ना, सोलेनॉइड ही है, इसको हम कॉइल बना दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी,
और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होगी। तो बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा, Q²/2C। Q ये रहा तो Q² cos² ωt/2C, किसी भी t टाइम पे आ गया, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होगा, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आपको कि एनर्जी कैपेसिटर इंडक्टर में क्या होता है, तो इंडक्टर में होता है ½ L I², है ना, ये हमने डिराइव कर रखा है, ½ L I²। अब I क्या होगा, I ये रहा, इसका स्क्वायर करके यहाँ रखो तो बन गया Q² sin² ωt/2C। तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है। मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, टोटल एनर्जी में देखता हूँ क्या हो रहा है। तो इसमें Q²/2C कॉमन आएगा, तो sin² ωt प्लस cos² ωt, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1। इसका मतलब Q²/2C आ गया टोटल। ये एनर्जी वही एनर्जी है जो इस कैपेसिटर में इनिशियल था। देखो तो t=0 पे चार्ज कैपिटल Q है, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो गई बताओ ना, इनिशियल एनर्जी इज Q²/2C। ये देखो तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो ये इनिशियल इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो इनिशियल एनर्जी थी उसके बराबर है ये, ठीक है। तो ये वेरीफाई कर देता है एनर्जी के बारे में। ऐसी होती है LC ऑसिलेशन। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है, कम्युनिकेशन सिस्टम में अपन यूज़ करते हैं इसको। तो ये था आपका EMI। EMI में मैंने आपको बताया फैराडेज लॉ से कैसे मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग देखें कि कॉइल की अपनी एक इनर्शिया होती है जिसको बोलते हैं इंडक्टेंस, सेल्फ और म्यूचुअल। सेल्फ इंडक्टेंस से इंडक्टर बना, और इंडक्टर का बिहेवियर रेजिस्टर के साथ कैसा है और कैपेसिटर के साथ कैसा है। तो ये था आपका EMI। अब अगले चैप्टर में अपन ये सीखेंगे कि AC यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट वो कैसा होता है। हमारे घरों में जो आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट ही आता है। तो चैप्टर यहाँ पर ही एंड करता हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, सारे जो नोट्स बनाया हो उसको रिवाइज करना है और अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी सॉल्विंग, थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।